हेलो फ्रेंड्स, आदित्य बायो कॉन्सेप्ट में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत जैव प्रक्रम जो अध्याय है उसमें जंतुओं में पोषण का दूसरा भाग के ऊपर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने वाले हैं, उसको हल करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक अवशेषीय अंग है। तो देखिए, बुद्धि का दांत, अपेंडिक्स और ये टेल बोन, इसको हम लोग कॉक्सिक्स बोलते हैं, पूंछ की हड्डी बोलते हैं, है ना। ये तीनों जो हैं वेस्टिजियल ऑर्गेन है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, ये टेल बोन, इसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में टेल बोन बोल देते हैं, है ना। कॉक्सिक्स जो होती है, देखिए ये रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की, रीढ़ की जो हड्डी हमारी होती है, हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके निचले हिस्से की सबसे अंतिम हड्डी होती है, जो बैठे हुए व्यक्ति को भार वहन करने के साथ साथ संतुलन बनाए रखने में भी क्या करती है, ये मदद करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है। तो देखिए, दूध में प्रोटीन पाया जाता है और ये प्रोटीन को पचाने वाले यहाँ पे 3 एंजाइम दिए गए हैं। पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है। ये तीनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये जो लाइपेज है ये वसा का पाचन करता है। तो इसका सही आंसर जो है रेनिन हो जाएगा, है ना। तो शिशुओं के जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसमें पाया जाने वाला एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, देखिए प्रोटीन को पचाने वाले जितने भी सारे एंजाइम हैं उनको हम लोग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोल देते हैं, है ना। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो दूध के प्रोटीन का पाचन करने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसका सही आंसर हमारा रेनिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर के किस अंग में पीत का निर्माण होता है। देखिए, पीत का निर्माण, बाइल का निर्माण हमारे लीवर में होता है, यकृत में होता है। पित्ताशय में नहीं होता है, अमाशय में नहीं होता है, आंत में नहीं होता है। देखिए, पीत का निर्माण लीवर में होता है और यह पित्ताशय में एकत्रित होता है। यानी कि लीवर जो पीत बनाता है वो पीत गाल ब्लडर में यानी कि पित्ताशय में आकर के एकत्रित हो जाता है और ये जो पीत होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यानी कि क्षारीय होता है, यानी कि इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो इसका पीएच मान 7.5 से लेकर के 8 के बीच में होता है और यह वसा को वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड में तोड़ने का कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण क्या होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए, इसका आंसर यकृत नहीं होगा, वृक्क नहीं होगा, किडनी नहीं होगी। इसका सही आंसर अग्न्याशयी ग्रंथि या अग्न्याशय हो जाएगा, प्लीहा भी नहीं होगा, है ना। तो देखिएगा, ये जो अग्न्याशय है ना, यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहली कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पहली सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है और दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो हमारा अग्न्याशय है, पेंक्रियाज है। इस ग्रंथि की जो बीटा कोशिकाएं जो होती हैं वो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं, जो रक्त शर्करा यानी कि रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करती है, नियंत्रित करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंसुलिन का निर्माण जो है अग्न्याशयी ग्रंथि करती है और ये अग्न्याशयी ग्रंथि में जो बीटा कोशिकाएं, खासकर जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, ये इंसुलिन का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है यह हमारे रक्त में, ब्लड में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है या उसके स्तर को मेंटेन किए रहता है। अगला प्रश्न है कि गलत युग्म का इसमें चुनाव करना है, कौन सा गलत है। विटामिन ए एनीमिया, कभी नहीं होगा। विटामिन बी की कमी से बेरी सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ये भी सही है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, ये तीनों जो हैं वो सही हैं। ये हमारा गलत युग्म है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगी। अगर एनीमिया है तो एनीमिया आयरन की कमी से होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसको हम लोग इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो विटामिन ए की कमी से होती है ना। और तथा आयरन की कमी से एनीमिया नामक क्या होती है, बीमारी होती है। और इस एनीमिया को हम लोग रक्त अल्पता या रक्तहीनता के नाम से भी जानते हैं। तो एनीमिया यानी कि खून की कमी जो होती है आयरन नामक
तत्व की कमी के कारण होती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है? देखिए, मुख में पाचन होता है, ग्रास नली ओइसोफेगस इसमें पाचन नहीं होता है, आमाशय में भी पाचन होता है, छोटी आंत में भी पाचन होता है। तो इसका सही आंसर ख हो जाएगा। यानी कि देखिए, भोजन हमारे पूरे आहार नाल में भोजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे फैरिंग से ओइसोफेगस में जाता है, यानी ग्रसनी से ग्रास नली में जाता है, या फिर आमाशय से छोटी आंत में जाता है। तो ये भोजन जाने के लिए एक गति होती है जिसको क्रमाकुंचन या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। इसी मूवमेंट के कारण ग्रसनी से भोजन जो है आमाशय में पहुंच पाता है। यह गति जो होती है वो अनैच्छिक होती है, इनवॉलेंटरी होती है। अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियों यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियों में श्लेष्मा कोशिकाएं भी होती हैं, म्यूकस सेल्स जिसको कहा जाता है, या इसी को ग्लोबुलेट सेल्स कहा जाता है। दूसरा है भित्तीय कोशिकाएं होती हैं जिसको पेराइटल सेल्स कहा जाता है। तीसरी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उसको मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजिन कोशिकाएं कहा जाता है, चीफ सेल्स या जाइमोजिन सेल्स या पैप्टिक सेल्स कहा जाता है। तो ये तीनों तरह की कोशिकाएं जो होती हैं, ये तीनों तरह की कोशिकाएं जठर ग्रंथियों में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि श्लेष्मा कोशिकाएं म्यूकस का स्राव करती हैं। ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं श्लेष्मा कोशिकाएं। अब ये म्यूकस क्या करता है कि पेट की जो परत होती है, आंतरिक जो परत होती है, उसको HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl के हानिकारक प्रभाव से क्या करती हैं, बचाती हैं। दूसरी तरह की जो कोशिकाएं हैं जिसको पेराइटल सेल्स कहा जाता है, ये पेराइटल सेल्स जो है HCl और इंटेंसिंग फैक्टर का क्या करती हैं, स्राव करती हैं, जो विटामिन B12 के अवशोषण के लिए क्या होता है, आवश्यक हो जाता है। तीसरे तरह की जो कोशिकाएं होती हैं जिसको चिप सेल्स कहा जाता है, ये कोशिकाएं पैप्सिनोजेन और गैस्ट्रिक लाइपेज नामक पाचक एंजाइमों का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आमाशय तथा ग्रास नली के संधि स्थल पर कौन सा वाल्व पाया जाता है? तो देखिए, इसका सही आंसर जो है वो कार्डियक एस्फिंक्टर वाल्व हो जाता है। पहले इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये ओइसोफेगस ऊपर से आ रहा है, यहाँ से हमारा स्टमक होता है ना, ये स्टमक होता है। तो यहाँ पे एक वाल्व होते हैं, है ना, और इस वाल्व को हम लोग पाइलोरिक एस्फिंक्टर वाल्व बोलते हैं। अब ये वाल्व होते हैं, भोजन करते समय ये वाल्व जो होते हैं बंद हो जाते हैं ताकि यहाँ से भोजन जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ से ये भोजन बिना पचे छोटी आंत में न आ पाए। तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं, इसको पाइलोरिक एस्फिंक्टर वाल्व कहा जाता है। और दूसरे तरह के जो वाल्व होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक एस्फिंक्टर वाल्व। ये यहाँ पे होता है, ये ओइसोफेगस ऊपर से आ रहा है, तो ये ओइसोफेगस और जहाँ से ये आमाशय शुरू हो रहा है, इसके संधि स्थल पे एक वाल्व होता है। इस वाल्व को हम लोग कार्डियक एस्फिंक्टर वाल्व बोलते हैं। तो ये दो तरह के वाल्व होते हैं। भोजन करते समय ये वाल्व जो है खुल जाते हैं और ये भोजन जो है आमाशय में आ जाता है, और फिर भोजन करने के बाद ये वाल्व जो होते हैं, दोनों वाल्व जो होते हैं पूरी तरीके से टाइटली क्लोज हो जाते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक रस निकल करके भोजन को पचाते हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो वाल्व होता है उसको हम लोग कार्डियक एस्फिंक्टर वाल्व बोलते हैं। आमाशय और ग्रास नली के संधि स्थल पे जो वाल्व होता है उसको कार्डियक एस्फिंक्टर वाल्व कहा जाता है। और ये बाइकस्पिड वाल्व देख रहे हैं, अरे ये तो हार्ट में पाया जाता है हमारे, है ना। तो देखिए, ये वाल्व हृदय की बाईं ओर स्थित होता है ना, हृदय का जो लेफ्ट जो साइड होता है उधर की तरफ ये वाल्व स्थित होता है, बाइकस्पिड वाल्व, है ना, जो रक्त को बाएं आलिंद से बाएं नीले में, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हृदय है, ये हमारा हृदय है ना, ये हमारा आलिंद है, ये नीला है, ये बायां आलिंद है और ये बायां नीला है। यहीं पे बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, है ना। तो ये बाइकस्पिड जो वाल्व होते हैं वो हृदय के बाईं ओर स्थित होते हैं, जो रक्त को बाएं आलिंद से बाएं नीले में आने को
नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं तथा रक्त को पुनः वापस आलिंद में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इस 24 प्रश्न का जो सही आंसर जो है वो हमारा कार्डियक स्फिंक्टर वाल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दांत का कौन सा भाग इनामेल से ढका होता है। देखिए दांत के 3 भाग होते हैं। एक को पहले क्राउन होता है जो दिखाई देता है, नेक जो मसूड़े से जुड़ा होता है, और रूट जो हम दिखाई नहीं देता है यानी कि मसूड़े के अंदर धंसा होता है। तो किसी भी दांत के ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये क्राउन वाला जो भाग है, ये क्राउन वाला भाग को इनामेल क्या करता है, इनामेल इस क्राउन वाले भाग को पूरी तरीके से ढक लेता है ना। तो इसका सही आंसर जो है हमारा क्राउन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए सबसे ऊर्जा मिलती है वसा से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। याद रखेंगे विटामिन में किसी तरह की कोई कैलोरी ऊर्जा हमें नहीं मिलती है ना। जैसे खनिज हो गए या विटामिन हो गए या वाटर हो गए, इसमें किसी तरह से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, किसी प्रकार की ऊर्जा इनसे नहीं मिलती है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट का लगभग 50 से 70% जो भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरा होता है ना। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हमें जो रिक्वायरमेंट होती है ऊर्जा की, वो कार्बोहाइड्रेट से क्या हो जाती है, पूरी होती है, लगभग 50 से 70% भाग। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से भी लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर हम 1 ग्राम वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कैलोरी के मामला में ये सबसे ज़्यादा है वसा, यानी कि 1 ग्राम वसा से हमको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। वहीं प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से हमें मात्र 4 किलो कैलोरी ही ऊर्जा मिल रही है। फिर भी हमें हमारे शरीर को जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस पूरे ऊर्जा की रिक्वायरमेंट का लगभग 50 से 70% हिस्सा अकेले कार्बोहाइड्रेट जो है वो कवर कर लेता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, सेल्यूलोज भी है, मंड है, स्टार्च भी है और सुक्रोज भी है। ये चारों जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। लेकिन इन चारों प्रकार में जो हमारा सेल्यूलोज है इसका पाचन मानव के द्वारा नहीं किया जा सकता है। सेल्यूलोज को कौन पचा सकता है, तो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं इनके शरीर में खास प्रकार के स्पेशल टाइप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना, जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम का स्राव करते हैं, है ना। तो ये जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ये बकरियां हो गई, है ना, ये सब जुगाली करने वाले जानवर होते हैं। इनमें सेलुलोज का पाचन आसानी से हो जाता है क्योंकि इनके शरीर में खास तरह के जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अग्न्याशयी ग्रंथि आहार नाल के किस भाग से जुड़ी होती है। ध्यान से सुनेंगे, अग्न्याशयी ग्रंथि पूछा जा रहा है। पेंक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है वो आहार नाल के किस भाग से जुड़ी होती है। तो आपको बता दें कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, DJI, है ना, DJI, डिवडेनम होते हैं, जेजुनम होते हैं और इलियम होते हैं। तो छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग होता है जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है, वो अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह होता है, ऐसे होता है ना। और यहीं से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है जिसको हम लोग पेंक्रियाज बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग पेंक्रियाज बोलते हैं। तो अग्न्याशयी ग्रंथि जो होती है आहार नाल के किस भाग से जुड़ी होती है, तो ये छोटी आंत से जुड़ी होती है। ये छोटी आंत का पहला भाग जो होता है इसको ड्यूडेनम कहा जाता है ना। ये छोटी आंत का जो पहला भाग होता है इसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, है ना। और यहीं से जो है, यहीं से अग्न्याशयी ग्रंथि जो होती है वो जुड़ी होती है। तो देखिएगा छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम होते हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम तथा इलियम, इन तीनों भागों में अग्न्याशयी ग्रंथि जो होती है वो ड्यूडेनम से जुड़ी होती है, जिसकी आकृति जो है
अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।